तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं महाजनपद काल को। प्राचीन भारत इतिहास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं कि महाजनपदों की राजधानियाँ कौन कौन सी थी, तो हम सभी को डिटेल में देखने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम देखेंगे क्वेश्चन जो बनता है 16 महाजनपदों का विकास कब हुआ, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन बनता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो वो सर्वप्रथम अंगुत्तर निकाय, दूसरा है भगवती सूत्र। तो अंगुत्तर निकाय क्या है, क्वेश्चन ये बनता है। बौद्ध ग्रंथ है ये अंगुत्तर निकाय, और भगवती सूत्र क्या है, ये जैन ग्रंथ है। इनमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त महावस्तु में भी उल्लेख मिलता है 16 महाजनपदों का, लेकिन गांधार व कंबोज के स्थान पर सीवी और दर्शान का उल्लेख मिलता है। सीवी में कौन कौन आते था, पंजाब के राजपूताना, तथा दर्शान में आ जाता था मध्य भारत। तो उत्तर वैदिक युग के जो जनपद थे, इन्हीं का विकास होकर आगे बढ़ गए। ये आगे किसके रूप में, महाजनपदों में। तो नेक्स्ट हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि वैसे तो ज़्यादातर क्वेश्चन बनता ये है कि काशी की राजधानी कौन सी थी, चंपा की अंग की कौन सी थी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे राजधानियाँ को। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। सर्वप्रथम काशी की बात कर लेते हैं। तो सबसे शक्तिशाली ये था प्रारंभ में, बाद में तो सबसे शक्तिशाली जो उभर कर आया, सबको पछाड़ कर आगे बढ़ा, वो था मगध। लेकिन प्रारंभ की बात करें तो वो था काशी। काशी को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश कर दिया था कौशल ने, और कौशल पर कब्जा कर लिया था किसने, मगध ने। तो हम वही डिटेल थोड़ा यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो काशी की बात करें तो सबसे शक्तिशाली था। बाद में कौशल की शक्ति के सामने इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। और कौशल के कौन से राजा था जिन्होंने काशी को जीता, वो थे कंस। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि 23वें जो तीर्थकर हैं, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ, उनके पिता थे अश्वसेन, वे काशी के राजा थे। तो ये ध्यान रखना है, अश्वसेन कौन थे, काशी के राजा थे। और 23वें जो तीर्थकर हैं पार्श्वनाथ, उनके पिता थे। कौशल की बात करेंगे, इसकी 2 राजधानियाँ थी, सावस्ती और उसके बाद हुई अयोध्या। कौशल को सरयू नदी जो है 2 भागों में बांटती है। तो उत्तर कौशल की राजधानी थी सावस्ती, और उसके सावस्ती के बाद दूसरी राजधानी बनी थी साकेत या अयोध्या। दक्षिण की राजधानी थी कुशावती। कौशल से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बन जाता है, तो यहाँ से बनता है कि बिंबिसार की महारानी का नाम पूछा जाता है अक्सर। तो महाकौशला थी, और महाकौशला कौन थी, तो कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन थी, जिनका विवाह प्रसेनजीत ने मगध के राजा बिंबिसार से करवाया था। यानी कौशल और मगध में संघर्ष प्रारंभ हो गए हैं। तो प्रसेनजीत ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, महाकौशला का विवाह करवाया बिंबिसार से। लेकिन इसके बाद बिंबिसार जो पुत्र होते हैं अजातशत्रु, वो फिर से आक्रमण करना शुरू कर देते हैं कौशल पर। और उसके बाद अजातशत्रु से प्रसेनजीत अपनी पुत्री का विवाह करवाते हैं। पुत्री थी वजीरा, उसका विवाह करवाते हैं अजातशत्रु से। यानी कौशल और मगध के बीच संघर्ष हुए। प्रसेनजीत ने अपनी बहन का विवाह करवाया सर्वप्रथम बिंबिसार से। तो वो कौन थी, महाकौशला थी। वहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना है। उसके बाद फिर से अजातशत्रु के समय में संघर्ष फिर से प्रारंभ हो गए, इसीलिए संधि की और अपनी पुत्री का विवाह, वजीरा था उसका नाम। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रसेनजीत के पुत्र थे विदूढ़व या विधवा। इन्होंने अपने मंत्री के साथ मिलकर एक षड्यंत्र किया कि अजातशत्रु पर आक्रमण करते हैं और अपने पिता की हत्या करके सिंहासन प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ऐसा प्रसेनजीत राजपाट छोड़कर अजातशत्रु की शरण में चले जाते हैं, लेकिन शरण में जाने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब विधवा आक्रमण करते हैं
अजातशत्रु पर, तो राप्ती नदी में बाढ़ आ जाने के कारण वो सभी बह जाते हैं। तो मेन बात ये है कि कौशल शक्तिशाली महाजनपद था, लेकिन मगध ने उस पर कैसे कैसे एक तरह से कब्जा कर लिया वो बता रही हूँ मैं यहाँ पर। तो अजातशत्रु, बिंबिसार के समय में शांति रही, लेकिन उसके बाद अजातशत्रु ने फिर से आक्रमण शुरू कर दिए। तो कौशल ने जीते थे काशी, मल और शाक्य। तो कौशल शक्तिशाली महाजनपद हो गया, लेकिन इसको कौशल को ही जीत लिया किसने? मगध ने। तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद उभर कर जो सामने आया वो कौन सा था? मगध। महाजनपदों की राजधानियों से हमेशा से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि काशी की राजधानी कौन सी थी? वाराणसी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवा दूंगी, लेकिन एक बार आप इनको देख लीजिए। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, दूसरी राजधानी थी अयोध्या। अंक की थी चंपा, मगध की थी गिरिवज्जर, वज्जी की थी विदेह और दूसरी राजधानी मिथिला। मल की थी कुशीनारा, चैंदी की शुक्तिमती, वत्स कौशाम्बी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल की थी, उत्तर पांचाल क्षेत्र की थी अहिछत्तर और दक्षिण पांचाल क्षेत्र की थी कापिल्य। मत्स्य की थी वैराट, शूरसेन की थी मथुरा, अस्मक की थी पैठन। अवंती की थी दो राजधानियाँ, पहली राजधानी थी उज्जैनी उत्तर की और दक्षिण की थी महिष्मती। गांधार की थी तक्षशिला और कंबोज की थी राजपुर या हाटक। 16 महाजनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली था। ये लाजपुर नहीं है, राजपुर है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन है। इसके अतिरिक्त अंगुत्तर निकाय में है। 16 महाजनपदों में अस्मक ध्यान रखना है, एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। तो क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो वो था अस्मक। 16 महाजनपदों के अतिरिक्त, यानी जो 16 महाजनपद थे उसके अतिरिक्त 6ठी शताब्दी में 10 महत्वपूर्ण गणराज्यों का उल्लेख भी मिलता है पाली साहित्य में। वो 10 गणराज्य कौन कौन से थे? तो कपिलवस्तु के शाक्य, रामग्राम के कोलिय, ध्यान रखना है इनको। पावा के थे मल, यह महावीर की निर्वाण स्थली थी। ये क्यों प्रसिद्ध है? पावा कई बार पूछ लिया जाता है। और कुशीनारा के मल, यह गौतम बुद्ध की निर्वाण स्थली थी। इम्पोर्टेंट है दोनों ही, याद रखना है। मिथिला के थे विदेह, पीपली वन के थे मौर्य और सुषुमार के थे भग। अलकप के वूली, केशपूत के कालाम, वैशाली के थे लिच्छवी। तो महात्मा बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे, जिनमें 8 वज्जी संघ के अंतर्गत आते थे और 2 मल के अंतर्गत आते थे। तो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो क्वेश्चन बनता है कि कपिलवस्तु किससे संबंधित हैं? तो शाक्य गणराज्य से संबंधित है। पावा के थे मल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह। बुद्ध काल का सर्वाधिक बड़ा व शक्तिशाली गणतंत्र कौन सा था? वैशाली का लिच्छवी। और बुद्धकालीन 4 शक्तिशाली राजतंत्र कौन से थे? तो कौशल, मगध, वत्स, अवंती। और गांधार और कंबोज के क्षत्रियों को क्या कहा जाता था? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। गांधार व कंबोज के क्षत्रियों को कहा जाता था वार्ताशत्रोपजीवीन। तो ध्यान रखिए इसको कि क्षत्रिय क्या कहलाते थे गांधार और कंबोज के? वार्ताशत्रोपजीवीन। इसके बाद बात करेंगे व्यापारिक मार्गों की। तो गिरिवज्जर, वैशाली, पाटलिपुत्र, उज्जैनी, कंबोज, श्रावस्ती, तक्षशिला प्रसिद्ध नगर थे। तो मगध इनमें सर्वाधिक शक्तिशाली था। हम बात करेंगे यहाँ पर व्यापारिक मार्गों की, पूछ लिए जाते हैं। तो 6ठी शताब्दी में द्वितीय बार यानी दूसरी बार नगरीकरण की प्रक्रिया दृष्टिगत होती है। पहली कब हुई थी? वो हुई थी हड़प्पा संस्कृति के काल में। तो सर्वप्रथम बात करेंगे उत्तरापथ मार्ग की, जो कि उत्तर पश्चिम से, जिसको हम पुष्कलावती
तक्षशिला मार्ग भी कहते हैं, जो उत्तर पश्चिम से पाटलिपुत्र और ताम्रलिप्ति तक जाता था। दूसरे व्यापारिक मार्ग की बात करेंगे, जो कि पश्चिम में पाटल से पूर्व में कौशाम्बी तक जाता था। इसके उपरांत यानी इसके बाद उत्तरापथ मार्ग से मिल जाता था। यानी उत्तरापथ कहाँ से है? उत्तर पश्चिम से पाटलिपुत्र और ताम्रलिप्ति तक जाता था। और दूसरा पथ कौन सा है? पश्चिम में पाटल से पूर्व में कौशाम्बी तक जाता था और इसके बाद ये प्रथम उत्तरापथ मार्ग में मिल जाता था। तीसरे मार्ग की बात करें तो दक्षिण में प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावस्ती तक आता था। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, आया हुआ है। तो ये दक्षिण का सबसे समृद्ध था। प्रतिष्ठान एकमात्र जो कि दक्षिण का महाजनपद है, अस्मक की राजधानी है प्रतिष्ठान, तो वहाँ से शुरू होता था, उत्तर में श्रावस्ती तक ये आता था। चतुर्थ मार्ग था भृगुकुच से मथुरा तक। दक्षिण मार्ग बहुत महत्वपूर्ण था। इस व्यापारिक मार्ग पर व्यापार की बहुमूल्य वस्तुओं जैसे कि मुक्ता, मणि, हीरा, सोना, शंख आदि के कारवा चलते थे। तो दक्षिण का तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। और बात करें पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति और पश्चिमी तट पर भृगुकुच महत्वपूर्ण पतन थे। आपको याद रखना है कि दक्षिण मार्ग कौन सा था? प्रतिष्ठान से श्रावस्ती। उत्तर कौन सा था? उत्तर पश्चिम पाटलिपुत्र और श्रावस्ती तक। अब हम देखते हैं कि इस समय कौन से सिक्के प्रचलित थे। तो आहत सिक्का, जिसको हम पंचमारक सिक्का भी कहते हैं, यह भारत का प्राचीनतम उपलब्ध सिक्का है। कौन सा? आहत सिक्का। सबसे पहले यह तक्षशिला से प्राप्त हुआ। कहाँ से? तक्षशिला से, जो तक्षशिला के भीरदू है क्षेत्र से मिला। कौन सा क्षेत्र है? भीरदू है। यह गांधार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अतः इसे गांधारण सिक्का भी कहते हैं। सुदूर दक्षिण भारत का को छोड़कर यह सभी जगह से मिला है। यानी जो आहत सिक्का है ये तक्षशिला के भीरदू क्षेत्र से मिला और गांधार क्षेत्र में के अंतर्गत आने के कारण इसको गांधारण सिक्का भी कहा जाता है। और ये दक्षिण भारत को छोड़कर सभी जगह से ये प्राप्त हुआ है। कौन सा? आहत सिक्का। इसके अतिरिक्त जो सिक्के मिले हैं, तो नंद वंश का जो सिक्का है उस पर किसकी आकृति सर्वाधिक देखने को मिलती है? तो वो है पहाड़ की। चंद्रगुप्त मौर्य के सिक्कों पर अर्धचंद्र बना हुआ मिला है। अशोक के सिक्कों पर बौद्ध धर्म के चक्कर मिले हैं। अशोक बौद्ध प्रतीक पशु मिले हैं। यानी कई बार पूछ लिया जाता है कि अर्धचक्र किसके सिक्कों से मिला है, किससे संबंधित है? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के सिक्कों से संबंधित है ये। या पहाड़ की आकृति से संबंधित सिक्के किससे संबंधित हैं? वो हैं नंदवंश के सिक्कों से। उस समय के प्रमुख सिक्कों की बात करेंगे तो करशापन, जो कि एक चांदी का सिक्का था, महास्थान लेख, बरहूत वेदिका लेख एवं नाना घाट लेख में उल्लेख इसका मिलता है। किसका? करशापन का, जो कि चांदी का सिक्का था। यहाँ पर इम्पोर्टेंट यही है कि करशापन क्या है? तो एक चांदी का सिक्का है। ये बार बार क्वेश्चन बनता है, तो ये इसको याद रखिए। इसके अतिरिक्त पूछ लिया जाता है कि शतमान क्या है? तो ये भी चांदी का एक सिक्का है। करशापन क्या है? चांदी का सिक्का। शतमान चांदी का सिक्का। इसके अतिरिक्त पर्ण पूछा जाता है, पर्ण क्या है? तो ये भी चांदी का सिक्का है। धरण चांदी का सिक्का। मासक सिक्का है, पहले चांदी का और बाद में तांबे का रूप दिया गया था मासक सिक्के को। काकनी एवं अर्धकाकनी ये तांबे का सिक्का है। और सुवर्ण या और दूसरा है पाद। पूछा जाता है पाद क्या था? तो सोने का सिक्का था ये। तो यहाँ पर हमारा महाजनपद काल कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखेंगे मगध का उदय। सर्वप्रथम हम देखेंगे महाजनपदों की राजधानियाँ कैसे याद रखें, ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद करवाने की कोशिश करूँगी। उसके बाद हम देखेंगे मगध का उदय।
तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा।